नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हम बात करेंगे रेल से जुड़ी हुई। बालासोर में शुक्रवार को जो हुआ वह हम सब ने देखा। 275 लोगों की मौत हो गई। यह पिछले कुछ सालों में सबसे ख़तरनाक हादसों में से एक है और अब सिग्नल सिस्टम की जांच का एक अभियान चलाने की घोषणा हुई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सिग्नल सिस्टम में छेड़छाड़ के चलते ही यह दुर्घटना हुई। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। कुछ बातें ऐसी हैं जो पहले से सरकार की नज़रों में थीं, लेकिन उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। तो आज हम कुछ उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। 3-4 बातें हम करेंगे। एक तो रेलवे की रफ्तार की बात करेंगे। रेलवे में किस तरह से टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्निकल एनहांसमेंट हो रहा है, उसकी बात करेंगे। लेट लतीफ़ी किस तरह से रेलवे को नुकसान पहुंचा रही है, उसकी भी बात करेंगे। रेलवे की प्राथमिकता क्या है और उस प्राथमिकता का लोगों से कितना जुड़ाव है और जो हमारी ज़रूरतें हैं उससे कितना जुड़ाव है, वो समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यह बात भी करेंगे कि रेलवे सेफ्टी को लेकर रेलवे और सरकार का नज़रिया क्या है, और ये हम सारी बात सिर्फ़ और सिर्फ आंकड़ों के आधार पर करेंगे। एक परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन डिरेलमेंट्स CAG ने किया था, जो मार्च 2021 में ख़त्म हुए साल तक का उन्होंने उसमें ब्यौरा दिया था और ये 2022 में जारी हुआ था। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका अगर अध्ययन किया जाए तो रेलवे की दशा और दिशा की एक समझ हमें मिलती है। सबसे पहले हम बात करें लेट लतीफ़ी की, तो कुछ पॉइंट्स इस रिपोर्ट में उठाए गए हैं जो समझने के लिए, जिससे हमें यह समझ में आ सकता है कि लेट लतीफ़ी का नुकसान यात्रियों को किस तरह से भुगतना पड़ता है। 2017-18 में मिशन रफ्तार चलाया गया था। सरकार ने मिशन रफ्तार की घोषणा की थी और इसका उद्देश्य यह था कि मालगाड़ी की जो रफ्तार है, औसत गति, उसे 25 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाए और जो पैसेंजर ट्रेन्स की औसत रफ्तार है उसे 50 से बढ़ाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक किया जाए। लेकिन 4-5 सालों में इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी। ऐसे ही 2005 में 2843 किलोमीटर लंबा 2 डेडिकेटेड फ्रेट कोर बनाने की बात हुई और वह अभी तक योजना अधूरी ही पड़ी है और अभी लगता नहीं है कि 2-4 साल में वो पूरी भी हो सकेगी। इसी तरह से एक और बुलेट ट्रेन की परियोजना है, 2017 में शुरू हुई मुंबई अहमदाबाद के बीच। इसका काम भी काफ़ी धीमी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन इस बीच कई सारे रूट पर ऐसी ट्रेनें और चलाने के लिए DPRs बन चुकी हैं। अगर हम प्रायोरिटी की बात करें कि रेलवे के लिए प्रायोरिटी क्या है और जनता की ज़रूरत क्या है, तो अगर हम उसको समझें तो जिस तरह से कि डेडिकेटेड फ्रेट कोर बनाने की बात हुई, उससे पहले सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पैसेंजर ट्रेन्स के लिए एक डेडिकेटेड ट्रैक बनना चाहिए, लेकिन वह प्राथमिकता में काफ़ी पीछे छूट गया। उसी तरह से अगर हम बुलेट ट्रेन की बात करें तो अभी हमारे ट्रेन्स की औसत रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे है। जो वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है उसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है अधिकतम, और अभी 2023-15 अगस्त तक 75 वंदे भारत शुरू करने की घोषणा की गई थी। हालांकि लगता नहीं है कि यह घोषणा पूरी हो पाएगी, फिर भी जो इस रफ्तार से वंदे भारत ट्रेन आ रही है
हमारी जो ट्रैक है, रेलवे की पटरियां हैं, इस रफ्तार को जाने के काबिल ही नहीं है। तो हम जिस रफ्तार से हाई स्पीड ट्रेन ला रहे हैं या सेमी हाई स्पीड ट्रेन ला रहे हैं, उस रफ्तार से अपने ट्रैक को उन ट्रेनों के अनुकूल नहीं कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, जो 1 किलोमीटर ट्रैक बनाने में बताया जा रहा है 350 करोड़ रुपए का खर्च इस पर आएगा, और इससे 10 गुना कम खर्च में सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए ट्रैक तैयार हो सकता है। तो प्राथमिकता हमारी कहाँ जा रही है, ये इससे समझा जा सकता है। अगर स्पीड की बात हम करें तो बहुत सारे जो विकसित देश हैं वहाँ पर 150, 200, 250, 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चल रही हैं। 150 तो एवरेज है, एक तरह से कहा जाए मिनिमम, बट हमारे यहाँ अभी जो है ये 50 के रेंज में है। अगर हम ट्रैक की बात करें और इन्हेंसमेंट की बात करें तो बाकी देशों को छोड़कर हम सिर्फ चीन से तुलना करें, चीन की आबादी भी हमारे मुकाबले है, तो तुलना के लिहाज से चीन एक सही देश होगा। 1950 की अगर हम बात करें तो चीन में 21,800 किलोमीटर लंबी रेल लाइन थी, और हमारे पास मतलब भारत में 53,596 किलोमीटर, दोगुनी से भी ज़्यादा। लेकिन आज स्थिति उलट हो गई है। चीन ने इस मामले में हमें पीछे 2000 के पहले ही छोड़ दिया था। 1997 में ही चीन के पास 66,000 लंबी ट्रैक हो गई थी। हमारा जो उस समय रेल नेटवर्क था वो 62,900 किलोमीटर का था, करीब 63,000 किलोमीटर। और आज जब हमारे पास 68,100 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है तो चीन के पास 1,55,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है, 2 गुने से भी ज़्यादा। मतलब 1950 में जिस रफ्तार से चीन की तुलना में हम आगे थे, आज चीन हमसे उसी रफ्तार में आगे है, और वह गैप और बढ़ता जाएगा, क्योंकि चीन ने 2030 तक 1,55,000 किलोमीटर को बढ़ाकर 1,75,000 किलोमीटर का टारगेट कर रखा है। अब अगर हम बात करते हैं कि रेल सेफ्टी के पैमाने पर क्या कुछ है, जो CAG की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में भी थी और भी कई आंकड़ों में ये बातें आई हैं। हमारा जो ट्रंक रूट है उस पर क्षमता से 125% ज़्यादा हम ट्रेनें चला रहे हैं। ट्रेनों की संख्या हमारे यहाँ लगातार बढ़ रही है, और उस रफ्तार में ना तो पटरी की लंबाई बढ़ रही है और ना पटरी की गुणवत्ता बढ़ रही है, ना उसका रख रखाव उस ढंग से हो रहा है, और लोड बढ़ने से रख रखाव में और कमी आती है। उसका भी एक डाटा CAG की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में है, जो हम अभी बात करेंगे। एक और समस्या क्या हो रही है कि ट्रेन हमारी समय से नहीं चल पा रही है, और समय से नहीं चल पाने का जो परिणाम है वह है स्टाफ, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, ट्रैकमैन हो या लोको पायलट हो, समय से ज़्यादा काम करना पड़ता है, और इसका भी असर जो है कहीं ना कहीं रेल सेफ्टी पर पड़ता है। आप अगर देखें, इसी ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017-18 से 2020-21 के बीच जो ट्रेन हादसे हुए उनमें 75% मामलों में ट्रेन पटरी से उतर गई, और इन मामलों में से करीब 42% मामले ऐसे थे जहां पर कि पटरी से ट्रेन उतरने का कारण जो बताया गया वो था पटरी की रखरखाव में कमी, पटरी का ठीक रखरखाव नहीं होना। इसके बावजूद पटरी के रखरखाव की हालत क्या है वह हमें इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों से समझ में आता है। 2017-18 में पटरी के रखरखाव की जो जिम्मेदारी है वो बता दें कि रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग की है, और इनके अफसर लगातार इंस्पेक्शन करते हैं। तो 2017-18 में 607 इंस्पेक्शन किए गए, और 20-21 में सिर्फ 286, आधे से भी कम। तो आप समझ सकते हैं कि जब इंस्पेक्शन ही नहीं हो रहा है, जब पता ही नहीं लगाया जा रहा है कि ट्रेन जो ट्रैक है वो किस हालत में है, तो फिर उसके सुधारने की बात कहाँ से होगी। इसी तरह से एक और बात अहम है, 2017-18 में सरकार ने घोषणा की, बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि 1 लाख
करोड़ के साथ एक रेल संरक्षा कोष बनाया जाएगा। इस पैसे को रेल सेफ्टी पर खर्च किया जाएगा। 5 साल में 20-20 हज़ार करोड़ देने की बात थी और इसमें 15,000 करोड़ तो सरकार देती और 5,000 करोड़ रेलवे को अपने बूते जुटानी थी। रेलवे कभी यह रकम नहीं जुटा पाई और इस फंड से जो रेलवे को ट्रैक रिन्यूअल के लिए पैसा मिला वो पैसा भी कमता गया। 18-19 में बताया गया कि 9,607.65 करोड़ रुपए ट्रैक रिन्यूअल के लिए दिए गए, लेकिन अगले साल यह रकम 7,417 करोड़ रुपए हो गई। इसी तरह से एक बहुत चर्चित टेक्नोलॉजी की बात हो रही है अभी, कवच। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर कवच से लैस होती ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस और वो रूट तो शायद यह हादसा नहीं होता। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि ये सिग्नलिंग सिस्टम में छेड़छाड़ की वजह से हो गई। तो कारणों की बात अगर हम छोड़ दें, अगर इस टेक्नोलॉजी से लैस करने के फ्रंट पर हम देखें तो ये 2012 में इसका ट्रायल हो गया था कवच का। कवच एक टेक्नोलॉजी है जिसके लगाने से ऐसा कहा जा रहा है कि अगर तेज़ रफ्तार में ट्रेन होगी तो भी किसी हादसे से पहले या उसके सामने अगर कोई अवरोध आएगा तो उसका अलर्ट सिस्टम जाएगा और वो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा और ट्रेन रुक जाएगी, हादसे नहीं होंगे। 2012 में इसका ट्रायल हो गया। 2022 में मौजूदा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फिर से ट्रायल किया, लेकिन 11 साल बाद भी आज सिर्फ 13 ट्रेनों में ये कवच सिस्टम लग पाया है, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंजन की संख्या 8,000 से भी ज़्यादा है। तो हम इन कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है, जो इंडियन रेल सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए प्राथमिकता क्या है और उनके काम करने का तरीका क्या है। तो ये अगर हम सोचें तो सरकार के पास ये जानकारी पहले से मौजूद थी। 2022 में ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है और उसके बावजूद हमें कोई इस फ्रंट पर एक्टिविटी, रिमेडियल उपाय दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि रेलवे में एक मूलभूत सुधार की ज़रूरत है, जहां पर कि हमें ये देखना पड़ेगा कि प्राथमिकता किस आधार पर तय की जाए और पैसा किस जगह पर और किस अनुपात में खर्च किया जाए, ताकि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तो उसका सही इस्तेमाल हो सके और दूसरा जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके, विकसित हो सके।